कैसर जावेद से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, कैसर अनम्यूट करें आप। कैसे हैं सर? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी सर बिल्कुल ठीक। हाँ जी, क्या मैं बात सर करेंगे? मैं सर ये चाह रहा था कि थोड़ी अगर आप हिस्ट्री बता देते ना तो लोगों को बात करना थोड़ा इजी हो जाती इसराइल की, अगर आप तो मुनासिब मैंने समझे मैंने तो। कितनी कितनी बार बताई है, वैसे आप क्या जानना चाह रहे हैं? नहीं सर, मुझे तो थोड़ा बहुत पता है। लोग जो आगे बात करते हैं हिस्ट्री का पता नहीं होता, वो आपका भी टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे अभी दो भाई आए हैं, वो मैंने अभी थोड़ा मेरी टाइम वीडियो ही। लगी हुई है एक हिस्ट्री के ऊपर, इसराइल की। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, सही सही है, है। मगर मैं चले शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ हाँ, रिपीट कर पूरी देंगे जो तो लोग थोड़ा सुन रहे इजी हैं, हो जाएगा। जो लोग सुन रहे हैं ये याद रखें कि बाइबल के मुताबिक इसराइल की हिस्ट्री ये है कि अब्राहम उर के शहर से आया था। उर जो है ना, वो फर्टाइल क्रेसेंट, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के एज पे आता है, बिल्कुल ठीक है, वहां पे आता है ये। कैसर आप अपने आप को म्यूट कर लें। अन, अच्छा, उसके एज पे आता है, वहां से वो निकलता है, वो जाता है टर्की, टर्की से वो मिस्र जाता है, मिस्र से वो वापस आता है और आके बैतैल में वो क्या करता है, सेटल हो जाता है। ठीक है, सॉरी, बीर सभा में सेटल हो जाता है। बीर सभा में वो सेटल होता है। अब वहां पे इसहाक पैदा होता है, वहां पे इस्माइल पैदा होता है। इस्माइल जब पैदा होता है, वो उसे उठाता है और उसे जाके वो घर से निकाल देता है। वो उठता है, वहां से वो चला जाता है नगेव डेजर्ट में। नगेव डेजर्ट आज वो जगह जहां पे गाजा और जहां पे इसराइल और मिस्र का बॉर्डर लगता है, वो वहां चला जाता है। इसहाक वहीं रहता है। इसहाक का फिर आगे से बेटे होते हैं याकूब और ईसू। उनमें से जो याकूब है वो इसराइल था, ठीक है, उसका ही नाम बाद में खुदा जो है वो इसराइल रख देता है। एक जगह पे वो जाता है, याकूब जो है वो जाता है, देखता है कि जी आसमान पे सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, और फरिश्ते उतर रहे हैं और वो नहीं, वो उस जगह पे जाके सोता है, तो उसे ख्वाब आता है कि सीढ़ी लगी हुई है, फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं और ऊपर चढ़। तो वो जिस एक पत्थर उसने अपने सर के नीचे रखा होता है, तो वो उस जगह पे उस पत्थर पे तेल डालता है और उसको वो नाम देता है बैतेल का। ठीक है, तो अब अब बात ये सुने, वो असल में जा रहा होता है अपने मामा के पास, क्योंकि उसकी माँ उसे घर से भगा देती है, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो होता है उसे मारने के पीछे पड़ जाता है। वो अपने मामा के पास जा रहा होता है, फिर वो अपने मामा के पास जाता है। वो जाता है मामा के पास और मामे से कहता है कि जी मुझे अपनी बेटी, उसको राखल उसकी बेटी पसंद आ जाती है, कहता है जी मुझे इसका रिश्ता दे। वो कहता है ठीक है, मेरी 7 साल खिदमत कर तो मैं तुझे इसका रिश्ता दूंगा। वो 7 साल उसकी खिदमत करता है, नौकर बन के रहता है। तो आखिर पे क्या होता है जी, वो जब शादी का वक्त आता है तो वो राखल के बजाय उसकी बड़ी बहन का रिश्ता दे देता है उसको, यानी घूंघट में छुपा के बड़ी बहन दे देता है, और जी अब वो उससे शादी कर लेता है। तो जब जब वो रात को देखता है तो उसे पता चलता है ओहो ये तो बड़ी है, ये तो राखल है ही नहीं है। तो वो फिर क्या करता है जी, फिर वो जाता है, उसके मामे का नाम लाबन होता है, उसे वो कहता है कि तूने मेरे से धोखा किया। कहता है 7 साल मेरी और खिदमत कर तो मैं तुझे राखल का भी दे दूंगा। फिर वो 7 साल और उसके साथ रहता है, ठीक है, फिर उसका भी उसको रिश्ता मिल जाता है। तो क्या होता है फिर, मेरा ख्याल है, मुझे अब सही याद नहीं है, उस लड़की, उसका नाम क्या था, कतूरा था उसका नाम शायद, जो राखल की बड़ी बहन थी, मुझे अब सही याद नहीं है। कोई क्रिश्चियन इधर होगा तो मुझे करेक्ट कर दें, गॉड रियलिटी वगैरह इधर होंगे, ठीक है। तो वो क्या, जो कतूरा, जो उसकी बड़ी बहन होती है राखल की, उससे औलाद होती जाती है, और राखल की औलाद ही नहीं होती। राखल का रहम पता नहीं कितने दिन बंद रहता है, कितने साल। फिर राखल के 2 बेटे होते हैं, एक यूसुफ होता है, एक बिन्यामीन होता है, बाकी बेटे सारे उससे होते हैं। 6 बेटे उससे होते हैं, 4 बेटे फिर एक और औरत से होते हैं बाद में, जब राखल मर जाती है एक और वो बीवी करता है। तो इस तरह से याकूब के 12 बेटे होते हैं। फिर ये कनान में रहते होते हैं, क्योंकि ये बीर सभा में रहते होते हैं। कनानी लोग उधर होते हैं और भी बहुत सारे, कनान में कहत पड़ जाता है। फिर ये क्या करते हैं जी, वहां से मिस्र चले जाते हैं। वो यूसुफ मिस्र चला गया होता है तब तक, वो सारी कुरान वाली यूसुफ वाली कहानी, ठीक है। यूसुफ मिस्र में होता है, फिर यूसुफ इनको मिस्र में बुला लेता है। फिर ये मिस्र में 400 साल रहते हैं और वहां पे ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी कौम बन जाते हैं। फिर वहां से मूसा इनको निकाल के लाता है और वापस ये यहाँ पे आते हैं। ये सारी बिब्लिकल स्टोरी है, और ये मैं आपको बता दूं, ये टोटली झूठ है, ठीक है। क्योंकि इसराइल की हिस्ट्री हमें जो फॉल ऑफ जेरूसलम पहला वाला है ना, उससे पहले की कोई नहीं मिलती है। जब नबूकदनेस्सर आया ना 587 बीसी में, जब आके उसने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजाई, उससे पहले हमें कुछ नहीं मिलता। फिर ये 40 साल के लिए बेबीलोन के गुलाम होते हैं, फिर साइरस जब बेबीलोन को मारता है तो ये वापस आते हैं।
तो जूइश कल्ट जो है वो किसी इस टाइम पे शुरू होता है असल में। और जूस का जो डीएनए एनालिसिस किया गया उसके मुताबिक हमें एक बात पता है कि जूस जो है वो खुद कैनानाइट लोग हैं। जैसे पैलेस्टीनियंस कैनानाइट लोग हैं ना, इस तरह ये भी कैनानाइट लोग हैं। जो फलस्तीन के रहने वाले लोग थे, अब मैं आपको बताता हूं, हम उर्दू में पैलेस्टाइन को फलस्तीन कहते हैं, और बाइबल, इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स वर्जन में भी दाऊद जिन लोगों से लड़ रहा होता है, जब जशवा वापस आता है, दाऊद लड़ता है और जाके वो जिसको आप कहते हैं जालूत, जिसको आप कहते हैं, जिसे बाइबल में जाति जूलियत कहा जाता है, वो फिलिस्तीन होता है, फिलिस्तीन होता है वो, फिलिस्तीन। ठीक है, ये बात याद रखें। ये कहते हैं ना फलस्तीन का नाम नहीं था, ओ भाई बाइबल में फिलिस्तीन जिनका नाम है, आप कह रहे हो नहीं वो पैलेस्टाइन नहीं है, ओ भाई सिर्फ उसकी ग्रीक फॉर्म पैलेस्टाइन है। आपके साथ यूट्यूब पे बैठे यहूदी झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की कोई हिस्टोरिकल चीज नहीं है। ओ भाई फिलिस्तीन जो था अराउंड 2500 ईयर्स अगो, 500 बीसी के बाद, उन लोगों को, कैनानाइट लोगों को फिलिस्तीन्स कहा जा रहा था। यहूदी खुद कहते थे, इनकी अपनी किताब कहती है, झूठे सारे झूठ, मकारी की हद हो चुकी है, झूठ बोलते हैं। फिलिस्तीन्स का जिक्र बाइबल में है। अब वो नाम चलता रहा, फिर जब रोमी आए तो उन्होंने जब पूरे इलाके पे कब्जा किया, जो आज सीरिया जॉर्डन का एरिया है, जो लेबनान का एरिया है, जो इसराइल का एरिया है, उन्होंने इसका नाम रखा सीरिया पैलेस्टीनिया। ठीक है, तो ओ की रोम तो ना लाके आए सी, उनकी बेबे ने दिया था नाम के, ये नाम रखो इस जमीन का। ओ भाई उन्होंने जो देखा नाम था उन्होंने वही दिया, उन्होंने इसका नाम सीरिया पैलेस्टीनिया रखा। ठीक है, आज जिन लोगों को ये कह रहे हैं ना कि ये जी हिस्टोरिकल लोग नहीं है सीरियंस वगैरह, ओ भाई बाइबल इनके जिक्र से भरी पड़ी है। उधर कहीं इनका नाम मुआबी है, कहीं इनका नाम सूरी है, कहीं इनका नाम हित्ती है, कहीं इनका नाम कुछ और है। डिफरेंट लोग थे जो आज अपने आप को सीरियंस कह रहे हैं या पैलेस्टीनियंस कह रहे हैं, ये लोग यहां पे थे। अरब्स भी यहां पे थे। आप ये मत समझो कि अरब्स जो है उनका कोई जिक्र नहीं है बाइबल में। अरब्स, ये लोगों ने बाद में अपने आप को अरब्स कहना शुरू किया, पहले ही अपने आप को कुछ और कहते थे। ठीक है, कोई अपने आप को कुछ कहता था, कोई अपने आप को कुछ कहता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि उसके बाद फिर यहूदी जो थे वो रोम के साथ हमेशा उनका पंगा रहता था, और मार्कस अरेलस जो मर गया। मार्कस अरेलस जब मरा तो अगलों को किसी ने मशवरा दिया कि यार तुम इधर कॉलोसियम बनाओ। तो कॉलोसियम जब बनाना था तो उसका जो सीजर वेस्पेसियन था उसने टाइटस को भेजा, उसने पूछा यार मैं कॉलोसियम कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा कॉलोसियम बनाऊं। ने कहा कि भाई तुम ना ये जुडिया का जो टेंपल है ना यरूशलेम में, उस पे हमला करो, उधर बहुत सोना है, क्योंकि यहूदी जो है ना वो बहुत सोना चढ़ाते थे टेंपल के अंदर, एक ईंटें तक सोने की लगवा दिया करते थे। तो फिर वो आया, उसने इधर अटैक किया। ये क्योंकि प्रॉब्लमेटिक प्रोविंस था, हमेशा ये बगावतें करते रहते थे। जज्बा जहाद जो आज मुसलमानों से तंग है ना दुनिया, रोमन एम्पायर हमेशा इनसे तंग होती थी, क्योंकि ये उनका सबसे प्रॉब्लमेटिक सूबा था। हमेशा ये बगावत करते रहते थे। इवन के जीसस खुद एक जूइश रेबल था असल में। ठीक है, जॉन द बैप्टिस्ट, जीसस, ये जूइश रेबल्स ही, अगर बाइबल को आप बिटवीन द लाइंस पढ़े न्यू टेस्टमेंट को, तो जूइश रेबल्स ही थे ये। तो फिर क्या होता है जी, 70 एडी में जब ये यहूदी करते हैं रोम के खिलाफ बगावत, ये रोम को एक दफा ओवरथ्रो करते हैं, फिर टाइटस आता है। टाइटस आता है तो इनकी ईंट से ईंट पे जाता है, इनको यहां से एक्सपेल करता है, इनका टेंपल तोड़ता है और सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को गुलाम बना के ले जाता है। इनकी 90% पॉपुलेशन यहाँ तो मारी गई थी या गुलाम बन गई थी, 10% पॉपुलेशन यहाँ तो खुद भाग गई थी या थोड़ी बहुत यहाँ पे छुप छुप के रहने लग गई थी। ठीक है, और इनको जेरूशलेम के आसपास कहीं भी रहने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, अब इनको एक्सपेल जिसने किया था बहुत गलत हुआ, मैं इस बात को किसी भी सूरत ये नहीं कहता कि ठीक हुआ। ठीक है, बहुत ही गलत हुआ कि इनको एक्सपेल किया गया, मगर मेन बात यह है कि वो 2000 साल पहले किया गया था। ठीक है, फिर रोम क्रिश्चियन होता है 5वीं सदी में, तकरीबन चौथी 5वीं सदी में क्रिश्चियन होता है। जब रोम क्रिश्चियन होता है तो रोम ने पहले ही इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी कि ये नहीं जाएंगे जुड़िया में वापस। तो क्रिश्चियन रोम भी इस बात को रिटेन करता है। फिर आती है 7वीं सदी, ईयर 692 आता है, जब अब्दुल मलिक डोम ऑफ द रॉक बनाता है और मस्जिद अक्सा बनाता है। ठीक है जी, 692 में जब मुसलमानों की या अरबों की हुकूमत आती है। मैं इस बात पे सर्टन ही नहीं हूं कि ये उस टाइम अरब थे, अरब जो थे उस टाइम मुसलमान थे, ये कोई जूइश क्रिश्चियनिटी थी, कोई इस तरह का सेक्ट था। तो उस टाइम फिर ये
यहाँ पे डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा बन जाती है। जब मस्जिद अक्सा बनती है तो उसके बहुत अरसे बाद तक जो है ना, मतलब उसके बाद फिर इनको किसी वक्त मुसलमानों के जो तुर्कश खलीफा हैं वो वेलिंग वॉल पे इबादत करने की दोबारा से इजाजत देते हैं। ठीक है, ये वहां पे इबादत करते हैं। और जब फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तो दुनिया में जूस का जेनोसाइड भी होता है और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। इन मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये जो है यहूदी जो थे, इनको जब ऑटोमन एम्पायर टूटी तो यहूदियों को ब्रिटिश एम्पायर ने इस बात की इजाजत दी कि अब वो जाके इसराइल की जमीन में दोबारा से जमीनें खरीद सकें। देखें, 19 सदियां बाद अगर आप एक जगह वापस जा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि उधर के लोग जो हैं उनका अब जो उधर अब रह रहा है उसका कोई हक नहीं है, आपका हक है जो 2000 साल पहले वहां पे रहते थे। ये प्रिंसिपल पे बेस, इंसाफ पे बेस बात नहीं। ठीक है, ये ऐसा ही फ्लैश पॉइंट क्रिएट करती है जैसा आज हुआ। ये कोई ऐसी सिंपल सी बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मैं सियालकोट में रह रहा हूं भाई, मेरा छोटा सा फार्म है, मैं वहां पे रह रहा हूं, मेरे बच्चे वहां पाल रहे हैं और कोई आए मुझे ठुड्डे मार के निकाल दे कहे यार हम 2000 साल पहले यहां पे रहते थे, तो कैसा आपको महसूस होगा? आप जहां भी रहते हैं आज, कोई आए आपको आगे ठुड्डे मारे निकाले कहे यार जाके गाजा में रहो, मैं इधर रहूंगा आज क्योंकि मैं इधर, मेरे एंसेस्टर 2000 साल पहले रहते थे, तो आप क्या फिर उस जगह को ढूंढेंगे जिधर आप 2000 साल पहले रहते थे? किसी को पता भी है कि वो कहां रहते थे? यहूदियों ने तो अपनी अपनी रेशल जो प्योरिटी उन्होंने कायम रखी, अपना रिलीजन जो कायम रखा, उसकी वजह से उनको ये याद है कि हाँ जी उनके एंसेस्टर उधर रहते थे। मगर दूसरों का क्या कसूर है कि जिनको याद भी नहीं है कि उनके एंसेस्टर किधर रहते थे, वो किधर जाएं वापस? और इसराइल ने जब 1948 में बना तो इन अरब पॉपुलेशंस को, जिनको आप फिलिस्तीन्स कह लें, पैलेस्टीनियंस कह लें, सीरियंस कह लें, जॉर्डनियन कह लें, जो मर्जी कह लें, गन पॉइंट पे उन लोगों को निकाला यहां से। ठीक है, नकबा, जाके सिर्फ नकबा सर्च करें, यूट्यूब पे आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। और आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे आप देखेंगे कि फलस्तीनी कैसे, कोई गधा गाड़ी है उसके ऊपर प्रेग्नेंट औरतें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वो उनको गन पॉइंट पे निकाला जा रहा है, तुम यहां से जाओ जी, अब ये हमारी यहूदियों की जमीन है। देखिए, मैं समझता हूं कि एक इंसान का राइट ये होता है कि जहां पे वो बैठा है, जिससे उसकी सब्सटेंसेस जुड़ी हुई है, जहां पे वो है, वो जगह उसकी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई किसी को भी निकाल दे आके कि हाँ हमारा रिलीजियस राइट है, हमारा रेशियल राइट है, हम बड़े पुराने लोग थे, हम जी यहां रहते थे। ऐसे नहीं होता भाई। अगर आपका रिलीजन इस बात को जस्टिफाई करता है कि आप यहां पे रहेंगे, तो भाई जो रहता है उसका नहीं करता कि मैं यहां पे रहूंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे भूखे अगर मैं यहां से, मुझे निकाल दिया। मुझे बताएं, आप पूरी जिंदगी तिनका तिनका जोड़ के एक घर बनाएं, आपके पास आपके बाप ने आपको छोटी सी जायदाद छोड़ी है, आप हल चला के उधर अपना गुजारा कर रहे हैं, आके आपको ठुड्डे मार के निकाल दे, आपके आधे बच्चे मार दे, आपको गन पॉइंट पे कहे कि आप निकल जाओ यहां से, आपको कैसा फील होगा? ये याद रखें, अगर आप इस बार दूसरों के, यू कैनॉट स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज, तो ये असल में ये गैर इंसानी चीज है। आप कैसे ये समझ सकते हैं कि ये चीज जायज है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर यहूदियों ने यहां पे आगे बसना भी था तो इसका सोल्यूशन ये नहीं था कि इनको ठुड्डे मार के बेचारे फलस्तीनियों को निकाल देते और फिर वो अगले 50 साल इस बात पे लड़ते। देखें, पैलेस्टीनियंस का ट्रॉमा ये है, ये भाई आया था ना, ये बात समझ नहीं सका। पैलेस्टीनियंस का ट्रॉमा ये है कि वो जिस जगह पे रहते थे ना, उनको इस बात की उम्मीद बाकी थी कि हम उधर वापस जा सकते हैं। उनको नहीं पता था कि उनके साथ गेम क्या हुई है। प्रॉब्लम ये था। मगर मैं ये नहीं आज कहता कि इसराइलियों को अब वहां से निकाल दो। अब देखें, इसराइल अब एक फिजिकल रियलिटी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा दिया, न्यूक्लियर बम मार दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। फलस्तीनियों को भी ये बात समझनी है, जो कि वो समझने में फेल हुए हैं। कुछ इस्लाम की वजह है, कुछ कुछ ये समझने की हम तो ठीक है भाई, दुनिया ठीक बंदे के साथ खड़ी होगी। दुनिया नहीं खड़ी होती सही बंदे के साथ। दुनिया में उसकी बकवास चलती है जो ज्यादा झूठ बोल सकता है। ये बात याद रखिएगा आप। सच्चे आदमी को ना मुश्किलात पेश आती हैं, झूठे आदमी के लिए बड़ी आसानियां होती हैं दुनिया में, क्योंकि वो झूठ बोल बोल के सारी बातें कर देता है। तो मजहब की बुनियाद पे एक मुल्क बनाया गया, मजहब की बुनियाद पे फलस्तीनियों का राइट उस लैंड पे जिस पे वो रहते थे, जिस पे उनके इमीडिएट एंसेस्टर्स रहते थे, उससे उनको बेदखल किया गया।
और एक ऐसा कंट्री बनाया गया जिसकी वजह से दुनिया का अमन आज भी खतरे में। ठीक है, अब हमास वाली जो बात है, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमास बहुत से वो काम कर रही है जो कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। मगर अगर इसराइली गवर्नमेंट भी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रही है, तो आप में जरूरत है कि फिर आप उसको भी कहें। ये इस टाइम का जो डबल स्टैंडर्ड वेस्ट का निकल के सामने आ रहा है ना, वो ये है कि इसराइल जो यूएन चीख के कह रही है इस टाइम, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, ईयू कह रही है, दुनिया के 90% मुल्क कह रहे हैं इस टाइम चीख के जो चीज हो रही है वो गलत है। मगर वेस्ट जो है वो एक्सपोज हो रहा है। वेस्ट को इसराइल ने लाके एक ऐसे दोराहे पे खड़ा किया है कि अभी सारी दुनिया कह रही थी पुतिन बहुत बुरा है, मैं खुद कहता हूं पुतिन बुरा है, ठीक है, मगर अब सोचने पे हम मजबूर हैं कि पुतिन अगर बुरा है कि उसने एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी पे हमला कर दिया और वो बहुत बुरा कर रहा है, तो वेस्ट जो है वो यहाँ पे ये नहीं देख रहा कि यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है और यहाँ पे उसे एक साइड पे नहीं खड़ा होना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन खराब हो रही है। तो ये मसले हैं भाई। क्या सर, और कोई बात करेंगे आप? जी सर, जैसे सर वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर भी पहले समझता था कि ये लोग ठीक हैं, लेकिन बाद में उसको एनालिसिस हुआ कि नहीं, ये तो बहुत, वो तो इनको एक नहीं मजहब भी वो नहीं मानता था। वो तो कहता नहीं, था देखें ये हम एक हिटलर को कौम है। जस्टिफाई थोड़ी करेंगे भाई, नहीं नहीं, हिटलर गलत था ना। नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक मजहब है, लेकिन वो मानता था नहीं, ये एक कौम है, इसमें ये मजहब तो है ही नहीं। दूसरा सर ये था कि अभी जो करंट इशू है ना, वो मस्जिद अक्सा को लेके है। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो सर इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए कि ये इसका कोई सलूशन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि ऐसे ही इसका चलेगा, सोल्यूशन लोग यही है कि मरते मस्जिद लोग। अक्सा को ना छेड़ा जाए। जी जी। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मस्जिद जी अक्सा जी। को ना छेड़ा जाए। क्यों? देखें, ये इनका रिलीजियस, ये समझते हैं कि ये हमारी रिलीजियस जगह है। सारी बात दो फसादी किताबों में छुपी हुई है, एक कुरान और एक बाइबल। ठीक है, समझ गए आप बात? एक किताब कहती है कि ये जगह जो है मुसलमानों की है, या मुसलमानों की किताबें ये कहती हैं जगह मुसलमानों की है, उनकी किताबें कहती हैं कि जगह हमारी है। मगर बात यह है कि जब मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा इधर बनाई थी ना, तो ये कोई वो चक्कर नहीं है कि जी एक मस्जिद, एक मंदिर तोड़ के उसकी जगह मस्जिद बना लिया, मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, उधर कुछ भी नहीं था भाई उस टाइम। ये बात हम सबको पता है। यहूदियों को अपना राइट जस्टिफाई करने के लिए, अगर उनके पास मजहब के अलावा कोई और चीज नहीं है, तो दुनिया की सेकुलर दुनिया में मजहबी राइट को ना, या ये माना जाए कि मजहबी तौर पे ये हमारा राइट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, हाँ उनकी उनकी वो जगह थी, वो उधर कुछ कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि अब अगर आप आज मस्जिद अक्सा को तोड़ के कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे तो वर्ल्ड वार 3 तो आपने शुरू करा दी ना। फिर इसराइल भी सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड वार 3 की वजह बन सकता है। ये सारी चीजें, ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। आप अगर इसराइल को, हम ये कहते हैं ना कि इसराइल दुनिया की आज एक फिजिकल और करंट रियलिटी है, और उसके बगैर, हम उसे माने बगैर या उसे एक्सेप्ट किए बगैर, फलस्तीनी जो है किसी और दुनिया में रह रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे, वो किसी इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे पूरा फलस्तीनी इनको मिल सकता है और सारे सारे इसराइली जो है ना वो मेडिटेरेनियन सी में फेंके जा सकते हैं। तो भाई मस्जिद अक्सा को तोड़ के हैकले सुलेमानी या जूश टेंपल बनाना भी इतनी ही लेवल की हमाकत है असल में। ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। ये जब जब ये होगा तो फिर प्रॉब्लम उसी लेवल का शुरू हो जाएगा। तो असल में तो मसला ये है कि मैं आपको एक आज सिंपल सी बात बताता हूं, मैं इसको किस एंगल से देखता हूं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया में रिलीजन का अगले 100-150 साल में डिक्लाइन हो जाना है। किसी ने इस मस्जिद अक्सा और राम मंदिर और इन बातों पे नहीं लड़ना। बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, दुनिया ज्यादा सेकुलर हो जाएगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि आज की करंट एज में ये मसले जो है ना, लोगों को रेडिकलाइज करने की बहुत बड़ी वजह। ठीक है, तो जो होनी चाहिए सोल्यूशन वो ये है कि फलस्तीनियों और इसराइलियों को असल में एक एक पैक्ट करना चाहिए कि हम अगले 50 और 60 साल इस चीज पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, आज आज फलस्तीनियों के पास अगर गाजा है ना और वेस्ट बैंक का एरिया है,
तो वो उनको दे दिया जाए, बाकी इसराइल उनसे कहे जी 50 साल आपसे नहीं बात करते, 50 साल के बाद करेंगे। मगर मसला यह है कि इधर ईरान जैसे मुल्क और दहशतगर्द इस्लामी मुल्क जो हैं वो इसकी पुष्टपनाही करते हैं, रशिया जैसी इंटरनेशनल पावर्स हैं वो पुष्टपनाही कर सकती हैं, वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती हैं। अगर चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एक इंसानी हकूक का मसला या फिर ह्यूमैनिटी का मसला देख के सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो इसका एक बड़ा सिंपल सा सलूशन हो सकता है, 50 साल 100 साल के लिए छोड़ दें, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हो सकता है उस टाइम मुसलमान ही मान जाएंगे, हाँ जी ठीक है तुम हैकल बना लो। हो सकता है यहूदी तब कहेंगे यार दफा करो, हमने नहीं बनानी, ठीक है इसको म्यूजियम बना देते हैं। तो ये याद रखें कि आज बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें, बहुत बड़े बड़े मंदिर, आज से 200-300 साल बाद अगर इनमें से कोई खड़ा हुआ और इंसान बच गया हुआ तो यकीनन ये सब मंदिर, ये सब के सब म्यूजियम होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि जरूरी नहीं है कि आज की करंट एज में बहुत से लोग कहते हैं अच्छा जी इसराइल पैलेस्टाइन के मसले का सोल्यूशन क्या है। ओ घन चक्रो आज ही सॉल्व करना है, क्या जरूरत है आज सॉल्व करने की। आप इस मसले को सिर्फ आज सिर्फ पीस ले लेते हैं ना, सोल्यूशन कल ले लेंगे, क्या मसला है। कश्मीर के बारे में भी यही बात है, आज पीस ले लो ना, सोल्यूशन कल ले लेंगे यार। ठीक है, अगले हम इतने जाहिल हैं, हम नहीं करते सॉल्व ना, अगली जनरेशन पे छोड़ देते हैं, वो शायद हमसे ज्यादा अक्लमंद होंगे, वो कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो वरना हमने उनके लिए अगर प्रॉब्लम छोड़ के जाना है तो वो भी बेवकूफों की तरह लड़ रहे होंगे जैसे हम लड़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर मसला, दुनिया में होने वाली हर जंग का सलूशन, दुनिया में दो लड़ने वाले हर मुल्कों का सलूशन आज ही हो। यार हम इंसान जो है ना वो बड़े जाहिल हैं, हम ये सोचते हैं कि जो चीज मेरी जिंदगी में हो रही है ना सिर्फ वही हो रही है, मेरे मरने के बाद अगर कुछ हो रहा है ना वो नहीं हो रहा। मैं इस बात को हमेशा गलत कहता हूं, क्योंकि ये एक जिसको कहते हैं ना ये इम्पेशेंट तरीका है जिसके मुताबिक आप कौमों का और इंसानियत के मसले हल नहीं कर सकते। ये चीजें सब्र से होती हैं। दुनिया में सबसे बड़े एनिमी एक टाइम ब्रिटिश और फ्रांस थे। वक्त ने क्या किया, वक्त ने वो सारे जख्म भी बुला दिए जो उनकी दुश्मनी थी आपस में, जो उनके सारे मसले थे। आज उनका कोई मसला नहीं। आज इंग्लिश चैनल के थ्रू आप गाड़ी में बैठे उधर चले जाएं, उधर से आ जाएं, गाड़ी अपनी फेरी पे डाल के चले जाएं, टनल से चले जाएं, आप कश्ती से चले जाएं, जो मर्जी करें आप, आए जाएं, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आई थिंक कि अगर इन लोगों को समझ नहीं आता कि इस मसले को अगर आज नेतन्याहू को समझ नहीं आता कि मसला कैसे हल करना है, तो ऐसे हो सकता है कि हमास और ये दोनों अगर टेबल पे बैठे तो एक सीज फायर के ऊपर बात कर लें, हम इतनी देर की सीज फायर रखते हैं, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे। कर सकते हैं, कोई यूएन का डेलीगेशन भेज दें, कोई एक यूएन की टास्क फोर्स ले आए जो आए जी वो कहे कि हाँ जी हमास को कि भाई इसको करो क्लियर। सोल्यूशन देखें, जिनका प्रॉब्लम है ना, अगर उनको ये पता नहीं है ना कि सॉल्व कैसे करना है, तो फिर बात यह है कि वो लोग खुद प्रॉब्लम होते हैं। ये बात याद रखें, जिस बंदे को ये नहीं पता ना और वो एक बात के ऊपर मरने मारने पे आ गया और उसको ये पता नहीं है कि ये मसला कैसे सॉल्व हो सकता है, तो याद रखें फिर मसला वो खुद है। ठीक है, समझ गए। हाँ ठीक है, कैसे जी ठीक ठीक, थैंक यू सर। लेकिन मैं चाहता हूँ सर कि जैसा आप सोच रहे हैं ज्यादातर लोग ऐसे सोचे तो ये जो बच्चे लेडीज लोग मर रहे हैं, कम से कम ये तो सोचेंगे लोग, इंसान सोचेंगे तो बच सोचेंगे गए ना। सोचेंगे लोग। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक सर। है, ओके, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।